हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आयनिक यौगिक क्या है। देखिए, आयनिक यौगिक को समझने से पहले सबसे पहले आपको आयंस क्या होते हैं इन्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली दो प्रकार के आयन है, एक है धन आयन, ठीक है, और एक है ऋण आयन। ऋण आयन मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, धन आयन मतलब धन आयन को आप इंग्लिश में कैटायन बोल सकते हैं और इसको आप ANION एनायन बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लीजिए और समझिए कि ये आयंस क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है और सोडियम का जो परमाणु संख्या है वो 11 है, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है और प्रोटॉन की संख्या भी 11 है, यानी माइनस भी 11 है और प्लस भी 11 है। इस वजह से अभी ये बेचारा बैलेंस है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, 10 हो गया, और ये तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, यानी अंतिम कक्षा में वो चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन रहे। इसके लिए ये सोडियम या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, या नहीं तो इनके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दे सकता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो इनका अंतिम कक्षा ये हो जाएगा और इनका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो होगा 10 गो माइनस चार्ज, और इसमें जो प्रोटॉन की संख्या है वो हो जाएगा 11। अब देखिए अनबैलेंस हो गया है ना, 11 गो प्लस चार्ज है और 10 गो माइनस चार्ज है। इस वजह से एगो प्लस चार्ज बढ़ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आयन, इसी को हम लोग बोलते हैं आयन। तो ये हो जाएगा आपका धन आयन, कैटायन। एक एग्जांपल और लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास Cl है, Cl 17 है, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और ये 17 प्रोटॉन है। इनका अगर आप व्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्यास निकालते हैं, तो ये होगा पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 होगा, तीसरा में भी 8 होगा, और ये अंतिम कक्षा में, तीसरा में 8 नहीं होगा, तीसरा में 7 ही होगा। उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है भी नहीं हमारे पास। 8 7 15 2 17 हो गया। अब देखिए यही अंतिम कक्षा है और अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी चाहेगा कि हमारा अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। इनके लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, और यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो अब की बार इस पे 18 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 17 गो प्रोटॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। यहाँ पे 1 घट रहा था सोडियम में और ये क्लोरीन में 1 बढ़ रहा है। इस वजह से हमारा जो Cl है इस पे 1 माइनस चार्ज आ जाएगा, और जब सोडियम का क्लोरीन से रिएक्शन होगा तो ये आपका बन जाएगा NaCl। तो सबसे पहला बात ये है कि इसी प्रकार के जो यौगिक बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं आयनिक यौगिक। यानी ये जो यौगिक है ये आयंस के ट्रांसफर के द्वारा बने हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा बने हैं। तो आप एक सिंपल सा डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि एक ऐसा यौगिक जो आयन के ट्रांसफर के द्वारा बनता है या जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा बनता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो आयनिक यौगिक है उनकी संरचना को देखेंगे। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट आयनिक यौगिक है, उनकी संरचना को हम लोग देखते हैं। देखिए यही है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का Mg 12 होता है, इसमें 12 गो इलेक्ट्रॉन है, 12 गो प्रोटॉन है। अब क्या करेगा, 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। 2 है, 8 है, और ये अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो Mg क्या करेंगे, प्लस 2 जो ये इलेक्ट्रॉन है इनका त्याग कर देंगे, तो Mg पे 2 गो प्लस। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 प्लस, अगर 3 देता है तो 3 प्लस, 1 देता है तो 1 प्लस। और इसी वजह से यहाँ पे 2 गो क्लोरीन आकर के इससे जुड़ गया। क्योंकि 2 गो प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 गो माइनस चार्ज भी चाहिए। हम जानते हैं कि 1 क्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज होता है, इसी वजह से 2 क्लोरीन आकर के इससे जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। चलिए, यही है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का कितना होता है, Ca 20 होता है। इसका अगर आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये हो जाएगा 2, ये 8, तीसरा कक्षा में भी 8, और ये अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे और Ca++ बनेगा। ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन नहीं है, हाँ इसमें क्लोरीन है। तो 1 क्लोरीन पे हम लोग जानते हैं -1 होता है, तो 2 क्लोरीन पे कितना हो जाएगा, 2 गो माइनस, इसको बैलेंस कर लेगा। और इस प्रकार से इसमें 1 माइनस वाला क्लोरीन और फिर 1 माइनस वाला क्लोरीन जुड़ करके ये CaCl2 बन जाएगा। उनके बाद देखिए ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम के पास तो हम लोग जानते हैं कि 2++ होता है। ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब बेचारा कहे ये अंतिम कक्षा है इसमें, और इसमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, 2 किसी से लेंगे, तो 2 लेने के बाद ये हो जाएगा O-, और यहाँ पे है कैल्शियम ++, और ये है O-। तो 2 प्लस यहाँ है, 2 माइनस यहाँ है, इसीलिए ये जुड़ करके 1 एटम ऑक्सीजन का, 1 एटम कैल्शियम का जुड़ करके ये कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इस प्रकार से हमारे जो आयनिक यौगिक है
उनका निर्माण होता है। एक बात यहाँ पे आप नोट करेंगे कि आपके एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। 2-3 ऑप्शन कोई और दे देंगे, एक उठा करके आपको ये दे सकता है ये, या नहीं तो ये, या नहीं तो एक है सोडियम क्लोराइड, वो भी आपको दे सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर इनके स्ट्रक्चर को आप याद रखते हैं, एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा कि सब में ना एक मेटल है एक नॉन मेटल है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है। ये देखिए कैल्शियम मेटल है और ये ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो पहचानने का भी नियम है कि अगर कोई कंपाउंड में एक मेटल है एक नॉन मेटल है तो आप पहचान सकते हैं कि वो कौन सा कंपाउंड है। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम लोग इनका जो कुछ गुणधर्म है उसे देखते हैं। आयनिक यौगिक के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म भी होते हैं जिन्हें हम लोग देख लेंगे। यही है भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में आप ये बात को नोट कीजिएगा कि सॉलिड होता है यानी ठोस होता है। ठोस क्यों होता है? क्योंकि इनके जो बीच एटम और एटम के बीच जो बल होता है, चूंकि वो आयंस के द्वारा बल है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से ये क्या होते हैं? ठोस होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। उच्च का मतलब है जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तब वो गलेगा, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तब उनका बॉइलिंग शुरू होगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एटम और एटम को तोड़ने के लिए आपको फिर ज्यादा मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है। यही है घुलनशीलता। घुलनशीलता में जो जल है, जल में घुलता है, सीधा सा बात है, लेकिन केरोसिन तेल या पेट्रोल में घुलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे नमक है, तो नमक को पानी में डालिएगा घुल जाएगा, और नमक को केरोसिन तेल में डालिएगा यूं का यूं ही रहेगा वो। विद्युत चालकता। विद्युत चालकता में ये ठोस रूप में विद्युत का जो होता है वो कुचालक होता है। ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन अगर थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, तो ये सुचालक है। इससे होकर के करंट पास कर सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर आयनिक यौगिक ठोस है तो विद्युत का कुचालक है, और यदि आयनिक यौगिक क्या है, लिक्विड है, तो विद्युत का सुचालक है। इसे आप नोट करेंगे, यहाँ पे ये टॉपिक आपका खत्म होता है।